नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज के हमारे इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता उसके बारे में। कल हमने जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उससे रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको पढ़ा था। आज हम उनको एक बार फिर से देख लेते हैं क्लास शुरू करने से पहले। तो भाई, हमारे सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या किसमें की गई है? भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय हुआ है, एक अनुच्छेद 124 है, उसमें बताया गया है कि भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें जो जब स्थापना हुई थी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की, भारतीय उच्च न्यायालय की, तो उसमें 8 न्यायाधीश थे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश साहब थे और एक अन्य 7 न्यायाधीश थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान जो न्यायाधीशों की संख्या है वो बढ़ के कितनी हो गई है? वो बढ़ के 34 हो गई है। एक सौ चौबीस में बताया दिया भाई कि भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट होगा और उसके जो न्यायाधीश होंगे उसमें वर्तमान में 34 है। जब स्थापना हुई थी उसमें 8 है, 1+7। अनुच्छेद 125 की बात की जाए तो अनुच्छेद 125 में है जो इनके जो वेतन भत्ते हैं, ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के बारे में बताया गया। सेवा शर्तें, यहाँ एक थोड़ा करेक्शन कर लेना। कल हमने बताया था कि जो सेवा शर्तें जो वेतन होते हैं कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति नहीं, जो निर्धारित करता है संसद करती है। भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं, उनकी जो सेवा की जो शर्तें हैं, कंडीशन वगैरह, वो डिसाइड कौन करेगा? टर्म एंड कंडीशन तो वो संसद करेगी। 126 में एक भाई अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करेंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 127 की बात होता है तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जब गणपूर्ति नहीं हो सुप्रीम कोर्ट में उस समय तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और वो नियुक्ति करेंगे भारतीय मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। ठीक, अनुच्छेद 128 की बात करें तो इसमें जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। और इन सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उन न्यायाधीश की नियुक्ति दोबारा क्यों की जाएगी? तो जब वर्कलोड बढ़ जाए सुप्रीम कोर्ट तब की जाएगी। और नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। और किसकी अनुमति से? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 129 हमने क्या था भाई कि एक अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के बारे में किसमें बताया गया? तो अनुच्छेद 129 में बताया गया है। ठीक है, और अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट जितने भी आदेश हैं उनको संभाल के रखा जाएगा, कहने का मतलब ये है। अनुच्छेद 130 में जो उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है भाई को कहाँ, उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा? तो वर्तमान दिल्ली है, लेकिन जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसकी स्थापना और कहीं भी कर सकते हैं। इसकी एक पीठ के लिए अन्य स्थानों का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए थे हमारे कल के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आज हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता उसके बारे में। तो जो हमारा अनुच्छेद 131 है उसमें बताया गया आरंभिक अधिकारिता। क्या बताया? प्रारंभिक अधिकारिता वर्तमान अनुच्छेद 131 में बताया गया, 131 में बताया गया है। और इसके तहत ऐसे मामले आते हैं 131 के तहत जो सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनता है। मतलब उनमें ये नहीं है कि उनमें हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ऐसे मामलों की इसमें सुना जाता है। इसमें सिर्फ उन्हीं मामलों को सुना जाता है जिन्हें सीधा सुप्रीम कोर्ट सुना जाएगा। ठीक है, राज्यवाद में नहीं सुना जाएगा, राज्य वो हमारे उच्च न्यायालय होते हैं उनमें नहीं सुना जाता इन मामलों को। तो इसमें कैसे कौन कौन से मामले होते हैं वो देख लेते हैं। भाई कोई राज्य है, जैसे कोई राज्य के मध्य विवाद हो गया किसी बात को लेके, वैसे होता रहता है, नदियों के जो जला है उसको बंटवारे को लेके। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो गया हो, या मतलब 3-4 राज्यों ने गुट बना लिया और 3-4 राज्यों ने अलग अलग गुट बना लिया, इस तरह इनका मध्य कोई विवाद हो गया है। ठीक है, मतलब केंद्र या राज्य में जो विवाद होंगे वो 131 जो अपीलीय अधिकारिता है, वो प्रारंभिक अधिकारिता है, मूल अधिकारिता है, उसमें बताया गया है। इसमें कुछ अपवाद बताए गए, उनको देख लेते हैं। हाँ, इसमें याद रखना कि व्यक्ति के खिलाफ कभी भी ऐसे मामलों को नहीं ला सकता। 131 जो अनुच्छेद है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत व्यक्ति कभी भी राज्य के खिलाफ कोई वाद लाता है उसे सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना जाएगा, उससे पहले हाई कोर्ट में सुना जाएगा, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर किया जाता है। आरंभिक अधिकारिता याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरंभिक अधिकारिता का
का जो वर्णन है हमारे कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 131 में किया गया है। और इसमें जो राज्य हैं, जो संघ की इकाइयाँ हैं, जो भारत की जैसे केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं, उन्हीं के मध्य कोई वाद होगा तो इसमें कोई व्यक्ति द्वारा कोई दायर वाद है उसको नहीं सुना जाएगा 131 में, नहीं। ठीक। कुछ अपवाद हैं इसमें, जैसे भाई संविधान के पूर्व को संधि या समझौता हुआ, उससे संबंधित कोई विवाद हो इसमें नहीं सुना जाएगा। ठीक है। यदि कि समझौते या संधि में पहले से प्रावधान हो, ठीक है, पहले से प्रावधान कर दिया गया, उससे भाई इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना जाए तो भी नहीं सुना जाएगा उसमें। अंतर्राज्यीय जल विवाद होंगे जो, उनको नहीं सुना जाएगा इनमें। याद रखना, अंतर्राज्यीय जल विवाद अलग से वो है हमारे संविधान में अनुच्छेद है इसके लिए, उनके तहत सुना जाएगा। वित्त वियोग है ये, वित्त आयोग को सौंपे गए मामलों संबंधित किसी मामले में नहीं सौंपा जाएगा, ये भी नहीं है, वित्त ये देख लेना आप एक बार, वित्त ये। ठीक है। विभिन्न जो वाणिज्य प्रकृति जितने भी मामले हैं उनको भी नहीं सुना जाएगा 131 के अंतर्गत। और जो सरकार के जो व्यय होता है, खर्चा होता है, और जो पेंशन से संबंधित जितने मामले हैं उनको भी नहीं सुना जाएगा 131 के अंतर्गत। केंद्र के विरुद्ध राज्यों के द्वारा कोई नुकसान की भरपाई का मामला हो, भाई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया कि नहीं भाई हमें अनुच्छेद 131 के अंदर ये सुनिए कि हमारे जो संपत्ति है उसका नुकसान के अंदर इशू हुआ, तो हमें उसमें माना नहीं का, मतलब हमें जो मुआवजा दिला जाए वो मामला इसमें नहीं सुने जाएंगे। ठीक है। और जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं उनको चुनाव संबंधी कोई मामला हो, इसके लिए तो वैसे भी हमारे लिए अलग से अनुच्छेद है 72 उसके तहत सुनाई होती है। तो ये अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है इसको देख लेना आप, इन मामलों को नहीं सुना जाएगा 131 के अंतर्गत। ये जो अपीलीय अधिकारिता ये 132 में बताएगी है भाई, अपीलीय अधिकारिता क्यों होगी। 131 हमारे अनुच्छेद उसमें क्लोज में बताया गया है 132 में। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो उच्च न्यायालय होती है, उच्च न्यायालय ने कोई आदेश दिया है, उसके खिलाफ अपील की जाएगी। आप देखते हो कभी कभी हम उच्च न्यायालय हम चाहते हैं, फिर उच्चतम न्यायालय हम कोई निर्णय देता है, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, तो अनुच्छेद 132 के तहत ही करते हैं। मतलब उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना ही अनुच्छेद 132 है। पहला है कि भाई जो ऐसे कौन कौन से मामले होंगे जिनमें भाई उच्च न्यायालय सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उच्च न्यायालय से, तो है पहला है संवैधानिक मामले। तो संवैधानिक मामले बारे में हमारे बताया गया है अनुच्छेद 132 के बारे में बताया गया। जितने भी संवैधानिक मामले होंगे, संविधान से रिलेटेड होंगे, उनके उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 132 में। इसमें उच्च न्यायालय ने को निर्णय दे दिया है। ठीक है। और साथ ही उसने ये प्रमाणित कर दिया है कि इसमें विधि का सारवान पर्सन निहित है, विधि का पर्सन है इसमें। ठीक है। और इसमें विधि की व्याख्या की आवश्यकता है। भाई उच्च न्यायालय को कह देगा भाई कि हाँ ये विधि संबंधित मामला है, इसमें जो विधि की व्याख्या है उसकी ज़रूरत है, तो आप इस मामले को सुनिए। विधि का मामला आएगा तो अनुच्छेद 132 के तहत सुना जाएगा। ठीक है। दीवानी मामले 133 की बात है। और दीवानी मामले होते कौन कौन से ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। ये व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है किसी व्यक्ति के खिलाफ दायर करता है दीवानी मामले। दीवानी मामले कौन से होते हैं, जो व्यक्ति है वो व्यक्ति के खिलाफ ही दायर किए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से है, तो विवाह है, तलाक से संबंधित कोई मुद्दा या वसीयत से संबंधित मुद्दा, ये आते हैं दीवानी मामलों में। विवाह, तलाक और वसीयत संबंधित। और कौन दायर करेगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ दायर करेगा। ठीक है। यदि उच्च न्यायालय अपने निर्णय के साथ यह प्रमाणित कर देता है कि ये जो मुद्दा है ये लोक महत्व का मुद्दा है। ठीक है। और उसमें उसका पर्सन लोक महत्व का की जो विधियाँ बनाई गई है, कानून बनाए गए, उनका जो पर्सन है वो सम्मिलित है, और आप भी इसकी व्याख्या कीजिए, तो ऐसे मामला सुना जाएगा। ठीक है। और लोक महत्व का मुद्दा होना चाहिए। और दीवानी मामला आप जाने के भाई व्यक्ति बना व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है। और विवाह, तलाक, वसीयत, इनसे रिलेटेड मामले होते हैं। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामले, आपने अपराध कर दिया, IPC या CRPC से जो हमारे सेक्शन है उसके तहत, तो ऐसे मामलों को अनुच्छेद 134 के तहत सुना जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और जो याचिका दायर की जाती है वो अनुच्छेद 134 के तहत ही की जाएगी। इसमें होता है व्यक्ति ने राज्य के कानून को तोड़ा हो, ठीक है, जैसे लड़ाई कर दी है या और कोई कांड कर दिया हो, वैसे जैसे मर्डर वगैरह कर दी हो, चोरी कर दी हो कुछ। व्यक्ति ये होते हैं व्यक्ति बनाम राज्य होते हैं। आप कभी थाने में जाओ तो वहाँ कभी ऐसा कोई मारपीट कोई मुकदमा आप जब भी दायर करोगे ना, तो उसमें आप देखना
उसमें व्यक्ति का नाम और बनाम लिखा होता है, कुछ व्यक्ति बनाम राज्य सरकार, ऐसे लूट, हत्या, अपहरण, डकैती, ये मामले इसमें अपराधी में आगे। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि उच्चतम न्यायालय में अपील की जाए, लेकिन इसके लिए क्या है, पहले उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र देगा और दे देते हैं, उच्चतम न्यायालय रोकते नहीं है कभी भी ऐसे मामलों के लिए, ठीक है। इन कुछ ऐसे मामले बताए गए हैं जहाँ पर उच्च न्यायालय के प्रमाणपत्र के बिना भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। भाई प्रमाणपत्र वो कहीं जरूरी नहीं है कि आप प्रमाणपत्र लो पहले अपराधी मामलों में उच्च न्यायालय से फिर अपील करो, नहीं। यदि किसी व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने बरी कर दिया हो, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं हमारे ये जो सेशन न्यायालय होते हैं, जो जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उनको लिए, या जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर जो हमारे न्यायालय होते हैं वो होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। उसने तो बरी कर दिया हो, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उसे 10 साल की सज़ा दे दी हो, ठीक है। तो ऐसे मामलों को सीधा भाई इसमें उच्च न्यायालय से प्रमाणपत्र लेने की कंपलसरी नहीं है। ऐसे मामलों को हम सीधा वो कर सकते हैं भाई, उससे फिर उच्चतम न्यायालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से किसी बात को अपने पास मंगा लिया उसे, और तो आरोपी को 10 या उससे अधिक, लेकिन इसमें यह कंपलसरी है प्रमाणपत्र की जरूरत ऐसे मामलों में नहीं पड़ेगी जहाँ 10 वर्ष की सज़ा हो, ठीक है। अभिलेख न्यायालय की अवमानना, यह अनुच्छेद 129 में बताया गया है, जो अभिलेख न्यायालय बन बताया गया भाई। इसमें बताया गया जो उच्चतम न्यायालय को निर्णय देता है वो भारत के राज्य में जो जितने भी न्यायालय हैं, सभी न्यायालय हैं, उन पर वो हो गए बाध्यकारी होंगे, यानी वो मानेंगे उन निर्णय को, उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी भी आदेश या विधि को, और उसके अकॉर्डिंग ही वो निर्णय देंगे। रिट अधिकारता आपने देख रही थी, अनुच्छेद 32 को हमने पहले पढ़ लिया था। यदि मूल अधिकारों का हनन होता तो उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग, ठीक है। बंदी प्रतिष्ठीकरण, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेक्षण हो गया और अधिकार परीक्षा हो गया। अधिकार परीक्षा किसी व्यक्ति के विलाज, कोई व्यक्ति है जिसने कोई आदेश वगैरह ऐसे पद को धारण करता हो जो उसके लिए योग्य नहीं हो, तो उस आदेश को उस व्यक्ति से पूछाता है, भाई सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आप इस पद पर कैसे हो। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे लिए अनुच्छेद 143 परामर्शदात्री अधिकारिता। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारे राष्ट्रपति साहब होंगे उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। कुछ मामले ऐसे जिनमें उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। संविधान पूर्व के संधि या समझौते कोई मामला है तो उसमें भी सलाह देने के लिए बाध्य है उच्चतम न्यायालय। संविधान जब निर्माण हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू, उससे पहले कोई संधि समझौता हो गया, उससे संबंधित कोई मामला हो और राष्ट्रपति साहब ने भाई उच्चतम न्यायालय से उसके मामले में सलाह मांगी हुई हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि भाई वो राष्ट्रपति सलाह देगा ही देगा, सुप्रीम कोर्ट से मना नहीं कर सकता सलाह देने के लिए, ठीक है। इन अन्य मामले कुछ ऐसे मामले होते हैं वैसे जिनमें उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय जो सलाह देता है राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। मैं मान लूँ उच्चतम न्यायालय को सलाह दे दी राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति कम पर इच्छा पर डिपेंड है, वो माने तो माने नहीं माने। तो ये हमारे अनुच्छेद 143 है 143, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी मोस्ट लगा लीजिए आप चाहे इसके आगे। अब ये न्यायिक पुनरावलोकन होता है क्या है, तो ये न्यायिक पुनरावलोकन है क्या है, इसका हम सीधा मतलब लेते हैं भाई कि मान लो विधायिका ने कोई अधिनियम या कोई आदेश पारित कर दिया है, या विधायिका जो कार्यपालिका है उसने कोई अधिनियम कोई विधि बनाई है या कोई आदेश है, तो उच्चतम न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। मतलब ये देख सकता है कि वो सही है या नहीं या गलत है। अगर वो संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है तो क्या कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने की घोषित कर सकती है, ठीक है। मान लो मूल अधिकारों का हनन करता हो या संविधान का उल्लंघन करता हो, इस आधार पर उच्चतम न्यायालय ऐसे विधि या आदेश को सुनने की घोषित कर सकती है, उसे ख़त्म कर सकती है, मान लो आप सीधा, ठीक। यानी उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा उस विधि आदेश का। यदि संविधान में स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, कभी हमारे एक क्वेश्चन आ जाए क्या भाई ऐसे निम्नलिखित में से किस वर्ड का संविधान में उल्लेख है, तो न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। ये बस एक अप्रत्यक्ष रूप से मिली हुई एक शक्ति है, ठीक है।
और इसके लिए कुछ हमारे आर्टिकल दिए गए हैं। अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(2) ये कहता है कि भाई राज्य की विधायिका या कार्यपालिका या जो संघ की कार्यपालिका विधान कोई आदेश या नियम बनाया हो, ठीक है, वो मूल अधिकारों से असंगत हो या संविधान का अतिक्रमण करता हो, ठीक है, तो जिस सीमा तक वो मतलब अतिक्रमण करता होगा या जिस वो असंगत होगा जिस सीमा तक, उसे क्या कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार या तो उसे ख़त्म कर सकती है या उस क्लोज को जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता हो या संविधान का अतिक्रमण करता हो उस क्लोज को भी ख़त्म कर सकती है। ऐसा नहीं कि पूरे जो अधिनियम में आदेश को ही ख़त्म कर दिया जाए, नहीं नहीं, ऐसा लगे सुप्रीम कोर्ट को लगे 5 पेज का आदेश था, है ना, और इसमें 4 पेज तो बिल्कुल सही है, संविधान के जो नियम है, संविधान के आदर्शों का पालन करते हैं, लेकिन 1 पेज ऐसा है कि भाई नहीं ये गलत है और ये संविधान के आदर्शों का पालन नहीं करता तथा ये मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करता और संविधान का भी अतिक्रमण करता है, तो उस वो 1 पेज होगा ना, उसको ख़त्म कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का शक्ति है। यह पूर्णतः या अंशतः या उसको संपूर्ण को भी सुनने की कोशिश कर सकती है। अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 32 में रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 131 हो गया जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, प्रारंभिक अधिकार था सुप्रीम कोर्ट की, इसमें अनुच्छेद 132 में आपको पता ही है दीवानी मामले आ गए, 133 में और 100 ये मतलब 131 से लेके 136 के जो भी अनुच्छेद है ये हमारे संविधान को न्यायिक प्रणाली शक्ति देते हैं। 13(2), 32, 131 से लेके 136 तक के अनुच्छेद, 143 अनुच्छेद जिसमें वही राष्ट्रपति का परामर्शदाता निकाय के रूप में होना, ठीक है, 145, 143, 145 अनुच्छेद 226, 246 और 255, ये अनुच्छेद आपको याद करना कंपलसरी है क्योंकि जो एग्ज़ाम वर्तमान के एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत बदल रहा है, तो अच्छे क्वेश्चन बनने लगे हैं पॉलिटिकल से। ऐसा नहीं कि पहले की तरह भाई सीधा तरह के जो हेडिंग थी हेडिंग से दे दिया, नहीं, आजकल अच्छे क्वेश्चन बने, तो आप इनको देख लेना है एक बार। मेन अनुच्छेदों का आपको याद करना पड़ेगा, 13(2), 32, 131 से लेकर 36, 143, 145, 226, 226 में अनुच्छेद में ये है कि अनुच्छेद 226 में उस न्यायालय की जो रिट जारी करने की शक्ति उसके बारे में बताया गया है ना। अब ये कुछ विशेष याचिकाएँ लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में जिन्हें हम SLP कहते हैं। SLP मतलब होता है स्पेशल लीव पिटीशन। इसके बारे में किस विशेष याचिका के बारे में 26 में बताया गया है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में अपील करने की जो विशेष अनुमति है उसके बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय अपने विवेक के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा कोई भी निर्णय आदेश दिया गया उसके विरुद्ध अनुमति करने की अपील दे सकता है। सॉरी आपको डिस्टर्बेंस हो, उसके लिए हम पढ़ रहे थे जो होती है उच्चतम न्यायालय में जो विशेष अपील करने की विशेष अनुमति ली जाती है उसके बारे में बता रहे हैं। उच्चतम न्यायालय अपने विवेक के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित कोई भी न्यायालय कोई अधिकरण है उसने कोई निर्णय दिया तो या आदेश दिया उसके विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे सकता है, ठीक है। भाई कोई अधीनस्थ न्यायालय या कोई न्यायाधिकरण है उसने कोई निर्णय दे दिया है तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और इसके लिए जो उच्चतम न्यायालय विशेष अपील करने की जो विशेष अनुमति है वो प्रदान करेगा हमें। उच्चतम न्यायालय कौन कौन से मामले ऐसे जिनमें अनुमति दे सकता है उनके बारे में बताया गया है। भाई किसी प्रकार का केस हो, जैसे सिविल हो, संवैधानिक हो या आपराधिक हो, ऐसा कोई मामला हो किसी प्रकार का केस किसी भी चरण या स्तर में हो, ठीक है, चाहे वो अंतिम चरण में क्यों ना हो, किसी भी कोर्ट जैसे अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण हो, इनसे रिलेटेड कोई केस हो तो सेना न्यायालय संबंधित किसी भी केस में नहीं दे सकता विशेष अनुमति की अनुमति, ठीक है। कोर्ट मार्शल, सेना न्यायालय, इनको तो आप हमेशा याद रखना कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट विशेष अनुमति नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन सैन्य न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया हो, विचाराधीन है सैन्य न्यायालय में तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर उस मामले सैन्य न्यायालय ने क्या कर दिया हो, अपना फैसला दे दिया हो, तो उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट की विवेक अनुसार शक्ति है, इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। मतलब ये अपने विवेक के अकॉर्डिंग अगर वो चाहे तो इसके लिए अनुमति दे सकती है और नहीं चाहे तो नहीं दे सकती। अनुच्छेद 135 देख लेते हैं। इसमें संघीय न्यायालय की सारी शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय के पास होंगी, ठीक है। जो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1935 में हमारे भारत सरकार अधिनियम, उसके तहत जो फेडरल कोर्ट को जो भी शक्तियाँ दी गई थी फेडरल कोर्ट को,
वो सभी के अब क्या है कि भाई अनुच्छेद 135 के तहत सुप्रीम कोर्ट में होंगे। ठीक, अनुच्छेद 137 की बात कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय की पुनः समीक्षा कर सकता है या न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया हो तो अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। ये अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के पास है और ये अनुच्छेद 133 के तहत शक्तियाँ प्राप्त है। अनुच्छेद 138, संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है, उसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है संसद कानून बना के। कैसे करेगी भाई? संसद पहले इसके लिए कानून बनाएगी, उसके बाद ही जो उच्चतम न्यायालय है हमारे सुप्रीम कोर्ट, उसकी जो अधिकारिता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अनुच्छेद 138 में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि करने का अधिकार किसको है, तो वो हमारी संसद को है अनुच्छेद 138 के तहत। अनुच्छेद 139, उच्चतम न्यायालय, संसद उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है और अनुच्छेद 32 के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। वर्तमान में सिर्फ अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत ही 5 प्रकार रिट जारी कर सकती है, लेकिन अगर संसद चाहे तो अन्य मामलों में उसे रिट जारी करने की शक्ति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? पहले कानून लाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 139 में बताया गया है रिट अधिकारी में भाई अगर रिट अधिकारिता में वृद्धि करनी है संसद को तो उसके लिए हमें अनुच्छेद 139 के क्लोज को कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो अनुच्छेद 39 उसमें रिट अधिकारिता में क्या क्या अंतर बताया गया? सुप्रीम कोर्ट जो रिट की अधिकारिता है वो जो उच्च न्यायालय है उसकी जो उसके अधिकारिता मामले में क्या क्या कम है थोड़ी, मतलब इसको अधिकारिता मामला में बोल दो वही सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ सीमित है और जब उच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या है प्लस में है और इसकी माइनस में कम सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 32 के तहत ही जारी कर सकता है रिट, जबकि अनुच्छेद जो हाई कोर्ट है वो 226 के तहत रिट जारी कर सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट कभी भी आपातकाल में रिट जारी नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि वो आपातकाल में भी कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 72 के तहत रिट जारी करने के लिए बाध्य है, हाई कोर्ट क्या है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है, वही सुप्रीम कोर्ट बाध्य है बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट 72 के सिर्फ मूल अधिकारों के हनन के आधार पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट क्या करेगा भाई अन्य मामले में भी रिट जारी करने की शक्ति है उसको, ऐसा नहीं है कि वो मूल अधिकारों के नहीं है, अन्य मामलों में कर सकता है। हाँ, मूल अधिकारों के मामले में कर सकता है, लेकिन आपातकाल मूल अधिकार ये अनुच्छेद 32 में निलंबित हो जाता है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 26 है 226 है वो निलंबित नहीं होता है, वो जारी रहता है, तो उसके तहत आपातकाल में हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 139 में कुछ मामलों का स्थानांतरण, कुछ ऐसे मामले बताए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय से अपना मंगा सकता है, उनका स्थानांतरण हो सकता है। हम वो देख लेते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय से किसी मामले को उच्चतम न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, या उसे किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित भी कर सकता है, खुद के पास ही मंगा सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने पास भी, और किसी अन्य न्यायालय में उसका स्थानांतरित कर सकता है। आप इस मामले को देखिए, इस मामले को आप फैसला दीजिए। अनुच्छेद 139 अनुच्छेद 140 या 140 जो अनुवंगिक शक्ति है, जो सहायक शक्ति है, मान लो आप वो संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियाँ या मतलब ये कहा गया है कि जो संसद है वो कानून बनाएगी और उसके तहत कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ जो सहायक शक्तियाँ बोल सकते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट को प्रदान कर सकती है। सहायक शक्तियाँ प्रदान की जाएगी सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संसद को विधि या कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित की गई विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगी। उच्चतम न्यायालय ने किसी मामले पे मान लो कोई आदेश या कोई विधि पारित कर दिया, क्योंकि उसका आदेश ही विधि है, जाहिर सी बात है, तो वो भारत के राज्य में कोई भी न्यायालय हो, अधीनस्थ हो, चाहे सेशन जज हो, चाहे उच्च न्यायालय, उनके लिए बाध्यकारी होगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस मामले, अगर वैसा ही सेम मामला अगर हाई कोर्ट या अन्य अधीनस्थ मामले पास आता है तो हाई कोर्ट वगैरह वैसा ही सेम ही फैसला देंगे। ठीक है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के जो फैसले होते हैं वो अन्य सभी न्यायालयों पर या अधिकरण है जो भी, उन सब पे क्या होंगे? बाध्यकारी है। अनुच्छेद 141 में भाई ये बाध्यकारी है सभी न्यायालयों पे उच्चतम न्यायालय के आदेश। ठीक है, अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन पूर्ण न्याय है।
उच्चतम न्यायालय अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए विधायिका व कार्यपालिका की शक्तियों को स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश दे दिया और उसे पारित करवाना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो जो कार्यपालिका जो विधायक जो शक्तियाँ होंगी ना, वो खुद ही हाथ में ले सकता है। ठीक। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि इस अनुच्छेद के कारण जो न्यायिक सक्रियता है उसको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। ये जितने भी केस वगैरह हैं इनको हम बाद में देखेंगे, अलग से इनके लिए सेशन लेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 140 राष्ट्रपति लोकमहत्ता का कोई विषय हो, या उसमें कि लोकमहत्ता से संबंधित कोई पर्सन हो, या जिसमें विधि का पर्सन हो, लोकमहत्ता पर समाहित हो, उससे क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ये बताया गया। और राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो मान सकता है और नहीं मान सकता है। अनुच्छेद 144 विधिक एवं न्यायिक अधिकारी उच्चतम न्यायालय के सहायक के रूप में काम करेंगे। जितने भी हमारे जो विधि का न्यायालय विधि का अधिकारी, जो न्यायिक अधिकारी वाले न्यायिक सेवा में हैं जो भी, और जो विधि का अधिकारी कोई भी मान लो, वो क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय के सहायक के रूप में काम करेंगे, सहायक असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, ये बता सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 145 उच्चतम न्यायालय अपने नियम विनियम स्वयं बनाएगा, ये बताएगा। वह अपने कानूनों निर्माण अपने लिए खुद करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होती है उसमें 5 सदस्य होंगे। ठीक है। वर्डिक्ट इन ओपन कोर्ट असहमत जज किसी वाद में निर्णय में अपने मत या फैसला सुनाएगा। 5 जजों की कोई संवैधानिक पीठ बैठी है, तो भाई सभी को जो उसमें न्यायाधीश सम्मिलित होंगे उनको अपना अपना मत देने का अधिकार है और अपना अपना फैसला देने का अधिकार है। वो बात अलग है, उनका जो निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पर होगा। अनुच्छेद 146 में बताया गया है कि भाई उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश एवं इस कार्य हेतु उसके द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी। उच्चतम न्यायालयों के अधिकारी या सेवकों की नियुक्ति है वो या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या इस कार्य हेतु कोई न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ तो उसके द्वारा की जाएगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी बारे में बताया गया इसमें रिलेटेड छोटे, यानी कि सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, पेंशन आदि निर्धारण भारत के मुख्य न्यायाधीश उसके निर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा ही होगा, वो ही करेगा इन सेवा शर्तों का निर्धारण। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के सभी व्यय संचित निधि भारत होंगे। पेंशन है या तनख्वाह वगैरह है, पेमेंट वगैरह मिलती है कर्मचारियों को हर महीने, वो किससे मिलेगी, संचित निधि से मिलेगी। अनुच्छेद 47 144 निर्वाचन का बताया गया है इसका निर्वाचन कैसे किया जाएगा इनके बारे में। तो इसी के साथ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। इसमें आपको कोई भी दुविधा हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो आप मैसेज करके ज़रूर बताएं, हम आपकी मतलब उस चीज़ को ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। और आप अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।